गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था इनकम मेथड, और इनकम मेथड में हमने ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में भी डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है बेटा? रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। अगर तीनों को हम प्लस कर देते हैं, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, तो क्या होता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस। और प्रॉफिट के मैंने 3 पार्ट बताए थे आपको, डिविडेंड्स, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट्स में क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन है ये बेटा कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट अराइज सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड जनरल गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वाई? तो इसका रीजन क्या है कि फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्सिस्टेंस सेक्टर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट अराइज इन सब्सिस्टेंस सेक्टर्स बिकॉज in the subsistence sector production is meant only the subsistence of the producing family। यानी कि जो सब्सिस्टेंस सेक्टर होता है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो सब्सिस्टेंस लेवल तक का किया जाता है, यानी कि जितनी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है। अब जितनी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, तो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं रहेगा बेटा इसमें। और सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में सेल के लिए भी नहीं जाएगा, क्योंकि सरप्लस तो है ही नहीं, तो मार्केट में सेल क्या किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे सब्सिस्टेंस सेक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन इज मींट नॉट फॉर सेल इन द मार्केट, देयर इज नो मार्केट सरप्लस, मार्केट अकॉर्डिंग देयर इज नो ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, इन द जनरली गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन इज मींट ओनली कलेक्टिव कंजप्शन, क्योंकि सभी, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में कंजप्शन की बात करते हैं तो सभी क्या है, कलेक्टिव कंजप्शन करते हैं। जो पब्लिक गुड होती हैं उसका सभी यूज करते हैं। एंड गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस नॉट फॉर सेल इन द मार्केट। गवर्नमेंट सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विस आती हैं वो सेल के पर्पज़ से नहीं बल्कि जनरल वेलफेयर के पर्पज़ से क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। तो यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं होगा। अब सरप्लस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से देखो, सर्विस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस आर अवेलेबल टू द पीपल फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक को कुछ नहीं देना पड़ रहा, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता। अकॉर्डिंगली देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सरप्लस इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। इसलिए जनरल गवर्नमेंट सेक्टर और सब्सिस्टेंस सेक्टर में क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें बेटा प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड से रिलेटेड द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इनकम मेथड। फर्स्ट है इसमें ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट एक्सपेंस है। ये क्या है, ट्रांसफ़र अर्निंग है, और इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफ़र पेमेंट देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। क्योंकि जब ट्रांसफ़र पेमेंट होती है या ट्रांसफ़र अर्निंग होती है, उसमें उस टाइम पर इकोनॉमी में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, क्योंकि जो ओल्ड एज पेंशन की बात करें वो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और उसके बदले में कोई वर्क नहीं किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी ऐसा ही है, स्कॉलरशिप या पॉकेट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र इनकम है इसको हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अर्निंग इनकम नहीं होती है। हाउएवर एज ऑलरेडी नोटेड रिटायरमेंट पेंशन आर टू बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। ये पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है उसको हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो आर पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या होती है, पार्ट होती है। इसलिए रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। सेकंड है इनकम फॉर इलीगल एक्टिविटी, लाइक जैसे थीफ्ट है, गैम्बलिंग वगैरह से जो इनकम अर्न की जाती है उस इनकम को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इनकम है इससे कोई भी वैल्यू एडिशन या कोई भी वर्क नहीं किया है इसको अर्न करने के लिए।
ठीक है। तो इस इनकम को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम जनरेट इन द टर्म ऑफ ब्लैक मनी, इट इज़ नॉट इंक्लूड। जो ब्लैक मनी से भी जो इनकम जनरेट की जाती है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, बिकॉज नो एस्टिमेट आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम। कोई एस्टिमेशन वो नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कितनी लोगों के पास ब्लैक मनी है, इसलिए जब इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा ब्लैक मनी का, तो इसलिए उसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा, कमीशन पेड ऑन द सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। कमीशन जो दिया जाता है सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज को, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज कमीशन आर ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। जो कमीशन पे किया जाता है वो अपनी जो सर्विस दे रहा है उस फैक्टर सर्विस से, तो उसके बदले में उसे जो रिवार्ड मिलता है वो कमीशन होता है उसका, इसलिए उसे हम क्या करते हैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज दिस इज रिवार्ड फॉर फैक्टर सर्विस। फिफ्थ पॉइंट बेटा, इनकम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन। जैसे लॉटरी लग जाती है किसी की, तो इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी की लॉटरी निकल जाती है तो उसमें देखो कि उसने उसके बदले में कोई वर्क नहीं किया है, किसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है ये कि ट्रांसफ़र अर्निंग मानी जाएगी, और इसलिए इसको भी हम इसमें नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन इज़ नॉट बी ट्रीटेड एज ए फैक्टर इनकम। जो कैपिटल गेन से जो इनकम मिलती है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज ए कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे ओनर जो अपने घर में रह रहा है तो उसका इम्पोर्टेड रेंट कितना हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर वो ओनर वहाँ पे नहीं रहता तो वो अपने हाउस को कहीं रेंट पे देता, और जितना उसका रेंट बनता उसको हम क्या करते फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड करते, क्योंकि जो हाउस है या बिल्डिंग है वो किस में आ जाती हैं, लैंड, और लैंड क्या होती है, प्रोडक्शन का एक फैक्टर होती है। कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए भी जो प्रोडक्शन किया गया है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जितना भी सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा जाता है प्रोडक्शन तो उसका हुआ है, अगर वो अपने आप उसका प्रोडक्शन कर रहा है तब भी उसको क्या है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर वो खुद से उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता तो वो क्या करता, उसे मार्केट से परचेज करता, ठीक है। तो सेल्फ कंजप्शन जो होता है उसको हम क्या करते हैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सेल्फ कंजप्शन शुड बी जनरेट ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ, ठीक है। इसको हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट के ही पार्ट होते हैं। ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉरपोरेट प्रॉफिट। तो वंस प्रॉफिट इज इंक्लूड, अगर हम क्वेश्चन के अंदर क्या है प्रॉफिट को इंक्लूड कर चुके हैं, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है तो अलग से कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस कोई ऐड कर दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि उसमें तीन चीज़ें होती हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करने के बाद अलग से प्रॉफिट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि सपोज करो कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और साथ में क्या है कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, तो हम प्रॉफिट को ही ऐड करेंगे। इन जो कॉरपोरेट टैक्स है, डिविडेंड्स है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इट शुड बी नॉट एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों एडिड नहीं किया जाता इनकम टैक्स जो पे किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो क्या है, उसको हम नेशनल इनकम में ऐड कर चुके हैं। मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी हो 10,000 है, 10,000 में से वो 100 रुपीज़ क्या कर रहा है टैक्स के रूप में पे कर रहा है, इनकम टैक्स के रूप में, ठीक है। या मान लेते हैं 1,000, तो 9,000 उसकी सैलरी रह जाती है, 1,000 उसने टैक्स में पे किया, तो हम उसकी सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही ऐड कर चुके हैं, तो अलग से इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है इनकम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी, ये क्या है नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएंगी।
बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर ऑल कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें हमने ये देखा था कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, सेकंड है कैश एंड काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, और लास्ट था उसमें ओल्ड रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है। तो वही उसी के पार्ट है। अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड कर लिया है तो ये जो पार्ट गिवन है इनको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल पे गिवन है इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट ए पार्ट है नेट डोमेस्टिक इनकम, सेकंड है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, और थर्ड है नेट नेशनल इनकम, ठीक है। और फिर है उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या क्या गिवन है, पहले तो हमें कंपोनेंट्स चेक करने पड़ेंगे इनकम मेथड के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें गिवन है। इनकम मेथड में 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, 3 कंपोनेंट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस में मिक्स्ड इनकम। फिर उनके पार्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए कौन कौन से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 4 पार्ट हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3, और ऑपरेटिंग सरप्लस में जो प्रॉफिट है उसके भी फिर 3 पार्ट हैं, और फिर है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। देखो इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट मिल गया हमें ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, ये हमें नेशनल इनकम में चाहिएगी, डोमेस्टिक में नहीं चाहिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो हम क्या करें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस में मिक्स्ड इनकम, तो ये हमारे पास आ जाएगी NDP इनकम, ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम NDP। फिर हमें सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। तो ग्रोस डोमेस्टिक यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट की थी वो नेट डोमेस्टिक इनकम थी। ग्रोस डोमेस्टिक बनाना है तो नेट में हम क्या करें, डेप्रिसिएशन प्लस कर दे तो क्या बन जाएगी, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास इनकम आती है, ये चीज़ भी याद रखना कि जब हम इन तीनों इनकम को प्लस करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस में मिक्स्ड इनकम, अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आती है NDI नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, डेप्रिसिएशन जो है वो क्या कर दें, हम इसमें प्लस कर दें, ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगी ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि क्या क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेट डोमेस्टिक इनकम में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया है। थर्ड पॉइंट अब देखो कि नेट नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम को लेंगे, और नेट डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड प्लस कर दें, तो हमारी क्या बन जाएगी, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। क्योंकि ये डोमेस्टिक है, नेशनल बनानी है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड प्लस करें, ठीक है। तो उसे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NNI नेट नेशनल इनकम। उसके बाद पूछा है इन्होंने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। NNI जो हमारे पास आई थी वो फैक्टर कॉस्ट पे थी, और ये NNP पूछ रहे हैं। देखो इनकम और प्रोडक्शन सेम चीज़ होती है, जितने का प्रोडक्शन होगा उतने की ही इनकम होती है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्होंने NNP पूछा है फैक्टर प्राइस पे, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। इसमें से हम क्या करें, माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास आ जाएगी, सॉरी प्लस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन होंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और सब्सिडी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखो NNI जो है फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसमें हमने क्या किया, नेट नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दिए और सब्सिडी हम क्या कर दें, माइनस कर दें,
क्योंकि हमने क्या किया है NNI फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या कहाँ पे जाना है, NNP मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, NNP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से क्या है, मार्केट प्राइस पे आना है। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होते तो हम इसमें क्या कर देते, प्लस कर देते। अब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, हमें क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी गिवन है। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे, सब्सिडी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी NNP मार्केट प्राइस पे। तो ये क्वेश्चन आप करके देखना बेटा, पीछे भी आपकी बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, पूछ सकता है उसके बारे में। और मैसेज भी आपके उसमें ग्रुप में डल गया होगा कि 2 तारीख से अगर किसी बच्चे को 2 नवंबर से कोई डाउट है तो स्कूल में आके वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है उसके बारे में, किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग आपके। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमने NNP मार्केट प्राइस पे कैसे निकाला, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किसका होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में क्या करें, हम सब्सिडी कर दें तो हमारे पास आ जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से हम क्या करें, सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होते तो हम डायरेक्ट इसमें क्या कर देते, उसको प्लस कर देते। अब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है कि जो NNI है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे, उसमें से हमने इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं उनको तो क्या कर दिया है, प्लस, और जो सब्सिडी है उसको हमने क्या कर दिया है, सब्सिडी को माइनस। अगर हमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर NNP मार्केट प्राइस पे आ जाएगी। अगर हमें क्या करना है, NNP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता, उस टाइम पे हम क्या करते, सब्सिडी प्लस कर देते और इसको हम क्या कर देते, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन गिवन है और आप इसमें क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो इसमें देखो वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो हम इसमें वेजेस पर प्लस करेंगे, प्लस में रेंट, प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में डिविडेंड, प्लस में मिक्स्ड इनकम, प्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्लस में सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन और प्लस में कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाएगी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, या ये कह सकते हैं ये आ जाती है हमारे पास NDI, नेट डोमेस्टिक इनकम। और हमें क्या करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो नेशनल इनकम क्या होती है, NNI। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। डिफरेंस किसका होता है, नेट फैक्टर इनकम का। तो नेट फैक्टर इनकम इसमें हम प्लस कर देंगे NDI में। इसके अंदर हम ये जो हमारी डोमेस्टिक इनकम आई है इसमें हम क्या करें, नेट फैक्टर इनकम प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, NNI, नेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसके जो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो भी गिवन है पीछे CBSE के क्वेश्चन गिवन है तो उनको आपको सोल्व करना है। और नेक्स्ट हमारा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।